1922 में एक छोटा सा 15 साल का लड़का अपने गांव छोड़ के टोक्यो जापान जा पहुंचता है उसके पहले दिन के काम के लिए। और जैसे ही ओनर उसे देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि इस छोटे से लड़के को मैं किस तरीके का काम दूं। इसलिए वो ओनर अपने छोटे से बेटे को संभालने का काम इस लड़के को दे देता है। उस कंपनी में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ये लड़का आगे जाके एक सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत करने वाला था। ये स्टोरी एक ऐसे छोटे से गरीब से लड़के की है जो कि बेबी सिटिंग का काम करते हुए आगे जाके एक $multi-billion कंपनी की शुरुआत कर देता है। आई होप इस स्टोरी में से आप कुछ सीख पाओ। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी की शुरुआत होती है शिजुका टेनरियो, एक छोटा सा गरीब सा विलेज जापान में। 1906 में सोचिरो का जन्म होता है गिनी होंडा और मिका होंडा के यहाँ। गिनी होंडा जो कि सोचिरो के पिताजी है एक ब्लैक स्मिथ का काम किया करते थे और साइड बाय साइड अपने सर्वाइवल के लिए वो साइकिल भी रिपेयर किया करते थे। सोचिरो अपने 5 भाई बहनों के साथ पले बड़े, बट आगे जाके एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सडनली एक बाय एक इनके 5 भाई बहनों का देहांत हो गया कोई हेल्थ इशू के कारण। इस पेन को धीरे धीरे उन्होंने ओवरकम किया और अपने लाइफ में वो नॉर्मली आ गए। सोचिरो ने सडनली एक दिन एक कार देखी जो कि थी फोर्ड मॉडल टी। सोचिरो कहते हैं कि जैसे उन्होंने इस कार को देखा वो मेस्मराइज हो गए थे उस कार को देख के और वो उस कार का पीछा कर रहे थे लगातार और सडनली इस कार से रिलेटेड पैशनेट हो गए थे। बट वहाँ पे ज़्यादा कार्स नहीं थी इसलिए वो अपने बाइसिकल रिपेयरिंग के काम पे लग गए अपने पिताजी के साथ। उनका इंटरेस्ट मैकेनिकल चीज़ों में इतना था कि धीरे धीरे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और ये चीज़ सडनली उनके पिताजी को पता चल गई और पिताजी ने उनको सज़ा देते हुए एक दिन का खाना नहीं दिया और एक दिन उनको खड़ा रखा। ये सज़ा मिलने के बाद कुछ सालों बाद 1922 में सोचिरो ने न्यूज़पेपर में एक कंपनी का नाम देखा जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी थी। द आर्ट शोकाई नाम था इस कंपनी का टोक्यो में। तुरंत ही सोचिरो ने एक लेटर भेजा इस कंपनी को जॉब के लिए और उस कंपनी का एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला और सोचिरो को वहाँ पे एक जॉब मिल गया था। सोचिरो ने तुरंत ही अपना एजुकेशन बीच में ही छोड़ दिया और वो टोक्यो जा पहुँचे। एक गरीब सा लड़का एक छोटे से विलेज से टोक्यो जा पहुँचा जो कि एक चकाचौंध भरी वाली सिटी थी। वहाँ पे सोचिरो जैसे ही उसके ओनर से मिले, ओनर यूजो ने उसे अपने बच्चे संभालने का काम दे दिया। ये काम सुनते हुए वो बड़े ही निराश हुए बट तो भी वो ये काम कर रहे थे क्योंकि वापस वो अपने गांव नहीं लौटना चाहते थे। बट कुछ ही टाइम में लकीली इसी कंपनी में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए एक्स्ट्रा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। इसलिए सोचिरो को भी कार के काम पे लगा दिया गया था। स्टार्टिंग के टाइम में सोचिरो को छोटा मोटा काम ही मिला करता था बट अपने डेडिकेशन और पैशन की वजह से सोचिरो ने ये काम बहुत जल्दी सीख लिया था। इसी डेडिकेशन को ओनर ने महसूस किया इसलिए सोचिरो को बिजनेस पार्ट भी हैंडल करने के लिए दे दिया गया था। सोचिरो एक बहुत ही स्किलफुल वर्कर थे इस कंपनी में। लगभग सोचिरो को हर एक कार का काम आया करता था जैसे कि लिंकन्स, मर्सिडीज, टैम्बलर्स और इवन मोटरसाइकिल का भी काम सोचिरो किया करते थे। इसी कंपनी में काम करते हुए सोचिरो ने मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया को भी देखा। इसी टाइम पे मोटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन रहा था यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इवन जापान में भी। फिर थोड़े टाइम बाद 1923 में सोचिरो के ओनर ने नया बिजनेस एस्टेब्लिश किया जो कि था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेस कार्स। इनका जो फर्स्ट मॉडल था वो था आर्ट डैम्बलर और सेकंड मॉडल था द कर्टस। जो द कर्टस कार थी वो अमेरिकन सेकंड हैंड प्लेन से बनाई गई थी। सोचिरो के ओनर ने डिसाइड किया 1924 में जो जापानीज मोटर चैंपियनशिप थी उसमें पार्ट लेने के लिए। सोचिरो के ओनर के भाई ने इस रेस में पार्ट लिया और लकीली वो ये रेस जीत गए। ये सब सोचिरो ने देखा और उनका ऑब्सेशन रिलेटेड टू रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रेसिंग करते हुए सोचिरो एक बहुत ही उम्दा रेसर बन चुके थे इसलिए सोचिरो ने अपनी खुद की हमसू रेसिंग कार भी डेवलप की थी। इससे उन्होंने एक 120 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड सेट किया था। अगले 20 साल तक ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। बट सैडली 1936 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट सोचिरो का हुआ जिसमें उनके लगभग बहुत सारी हड्डियां टूटी और उनके ऑर्गन्स पे भी असर हुआ था। वो एक सीरियस कंडीशन पे थे बट एक अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद हॉस्पिटल में वो नॉर्मल लाइफ में दोबारा से पहुंच गए और दोबारा से उन्होंने रेस में पार्ट लिया। इस चीज़ से उनके माँ बाप और उनकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो चाहते थे वो परमानेंटली रेसिंग को छोड़ दे। उनकी बात मानते हुए सोचिरो ने दोबारा से रेसिंग कार्ट को पलट के नहीं देखा। फिर 1936 में सोचिरो अपने रिपेयर काम से ऊब गए थे और वो खुद का कुछ करना चाहते थे इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके, काटो के साथ मिलके उन्होंने अपनी खुद की पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
खोल दी जिसका नाम उन्होंने रखा टोकाइसेकी हेवी इंडस्ट्री। इसमें वो रिसर्च सेंटर में दिन और रात पिस्टन डेवलपमेंट के काम पे लगा करते थे। वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे कि सचिरो डिप्रेस लग रहे थे और उनका वजन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था और वो लगातार फेलियर्स देख रहे थे। फिर कुछ साल बाद 1939 में फाइनली उन्होंने एक वर्किंग पिस्टन को डेवलप कर दिया था। इसी दौरान टोयोटा ने सचिरो को अप्रोच किया और कहा कि वो उनके लिए पिस्टन्स डेवलप करे। जैसी 50 पिस्टन्स ऑफ सैंपल्स सचिरो ने टोयोटा में सबमिट किए, उसमें से ओनली 3 पिस्टन ही काम कर पाए और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिजेक्ट हो गया। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था सचिरो के लिए। बट इसमें से सचिरो ने एक बात सीखी कि उनको और भी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, इसलिए वो जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस अटेंड कर रहे थे और वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। इसके कुछ टाइम बाद उनके पास अच्छा खासा नॉलेज आ गया था और एक्सपीरियंस भी था। इस बार वो दोबारा से पिस्टन डेवलपमेंट पे लग गए थे और वहाँ पे उनको एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उनको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ा के 2000 एम्प्लॉयज़ तक रख दिए थे और काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था इस बार। बट सैडली थोड़ी टाइम बाद जापान में पैसिफिक वॉर शुरू हो गया था और एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे कंपनी छोड़ रहे थे क्योंकि उनको मिलिट्री में पार्ट लेना पड़ रहा था। बट इससे भी बड़ी वर्स्ट थिंग होने वाली थी जब 1945 में अर्थक्वेक ने जापान को हिट किया। इसमें सचिरो के कंपनी का अच्छा खासा लॉस हो गया था। ना चाहते हुए भी सचिरो ने अपने कंपनी को टोयोटा को बेच दिया था 4,50,000 येन में और ऑफिशियली उन्होंने एक ब्रेक ले लिया था। इसी टाइम पे जापान में वॉर का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया था कि हर चीज़ की शॉर्टेज चल रही थी। उसी दौरान सचिरो ने एक इंजन देखा था जो कि पावर प्रोड्यूस करता था रेडियो के लिए, जो कि वॉर में यूज़ किया जाता था। इसी चीज़ से उनको एक आइडिया आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये इंजन साइकिल पे लगाया जाए जिससे कि ऑटोमेटिकली साइकिल चलना शुरू हो जाए। बट ये जो कॉन्सेप्ट था वो नया नहीं था। यूरोप में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ें की थी और जापान में भी इक्का दुक्का ऐसे बाइक्स दिखा करते थे। बट सचिरो को एक चीज़ पता थी कि जो जापान में वॉर हुआ था उसके कारण से लोगों को डेस्परेट नीड थी चीप व्हीकल्स की। इसलिए 1946 में उन्होंने खुद की होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, जहाँ पे उन्होंने सेकेंड हैंड इंजन्स बाइक्स साइकिल्स पे लगाए और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट रहा। बट कुछ टाइम बाद ही उनको कमी महसूस होने लगी सेकेंड हैंड इंजन्स की। इस बार उनको अभी ज़रूरत थी खुद का इंजन डिज़ाइन और प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए उन्होंने टाइप ए इंजन लॉन्च कर दिया और फिर 1948 में उन्होंने ऑफिशियली अपनी होंडा कंपनी की शुरुआत कर दी। अब ये टाइप ए इंजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद उन्होंने मॉडल डी बाइक की शुरुआत कर दी जो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी और बड़ी बाइक थी। इसी कारण से ये बाइक ज़्यादा बिक नहीं पाई, इसलिए तुरंत ही 3 साल की कड़ी मेहनत से उन्होंने तीसरी बाइक प्रोड्यूस की जिसका नाम उन्होंने रखा द सुपर कब बाइक। अब ये बाइक एक बहुत ही उम्दा बाइक थी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही जापान में। इसके बाद जब ये बाइक ने यूएसए में एंटर मारा तब वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस बाइक को पसंद किया। इसके थोड़े टाइम बाद होंडा ने दुनिया भर में 10 मिलियन से भी ज़्यादा बाइक्स की यूनिट बेचे थे, जिससे कि दुनिया की सबसे बड़ी बाइक प्रोड्यूसिंग कंपनी होंडा बन चुकी थी। होंडा कंपनी के ओनर सचिरो खुश तो थे बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा ख्वाब उनका पूरा नहीं हुआ था जो कि था कार मार्केट में एंटर करना। वो चाहते थे कि होंडा भी अपने खुद के कार प्रोड्यूस करे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने इसके खिलाफ जाते हुए सचिरो को ये कहा कि ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल थे जापान में जो कि बहुत ज़्यादा स्टीफ कंपटीशन पैदा कर रहे थे, कंपनीज सच एज टोयोटा, निसान और एक्सेट्रा। बट तो भी ये बातों को नज़रअंदाज करते हुए होंडा ने अपनी फर्स्ट मिनी ट्रक लॉन्च की थी द T360। ये ट्रक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और स्ट्रॉन्ग थी, बट तो भी अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया और इसकी यूनिट ज़्यादा नहीं बिक पाए। इसके बाद होंडा ने अपनी फर्स्ट स्पोर्ट्स कार लॉन्च की द S500। ये कार काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी थी और अट्रैक्टिव थी और इसकी टॉप स्पीड 80 माइल पर आवर की थी। ये होंडा की सबसे रेयरेस्ट कार मानी जाती है क्योंकि इसे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया गया था। इसके बाद होंडा ने अपनी सुपर स्पोर्ट्स कार लॉन्च की होंडा RA271। 1965 में इसी कार ने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। रेसिंग की दुनिया में होंडा को सक्सेस तो मिल गई थी, बट सचिरो ने उस दौरान एक चीज़ को नोट किया जो कि था अभी भी वो मार्केट से दूर थे, यानी नॉर्मल कार के प्रोडक्शन में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसलिए रेसिंग की दुनिया से उन्होंने ब्रेक लेते हुए वो अपने नॉर्मल कार प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट पे लग गए थे और थोड़े टाइम बाद 1972 में उन्होंने होंडा सिविक को लॉन्च किया था जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर कार बन चुकी थी। ये कार जैसे पॉपुलर बनी उसके बाद ये यूरोप और यूएसए में चली गई, जहाँ पे लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया।
उस टाइम 1970 में यूरोप में और यूएसए में डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज चल रही थी और इसके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो लोगों को एक ऐसी कार की ज़रूरत थी जो कि कम से कम गैस में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे सके। इसी चीज़ को नोटिस करते हुए सचिरो ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी कार में, जो कि थी CVCC, कंपाउंड वॉर्टेक्स कंट्रोल कंबशन। इस चीज़ से कार जो है वो कम से कम पेट्रोल में या डीजल में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देती थी लोगों को। इसी कारण से ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही थी। इसके बाद एक नया रिकॉर्ड सेट करते हुए होंडा ने एक नई कार लॉन्च की जो कि थी होंडा अकॉर्ड सीडान। ये दुनिया की ही नहीं बट हिस्ट्री की सबसे बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी थी और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। फिर थोड़े टाइम बाद यानी 1980s में होंडा जापान की थर्ड सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी और दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग भी बन चुकी थी। फिर सचिरो होंडा ने 1973 में रिटायरमेंट ले लिया और सैडली अगस्त 5, 1991 में उनका देहांत हो गया। होंडा आज एक सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है कार मैन्युफैक्चरिंग में और दुनिया भर में इनके बिजनेसेस फैले हुए हैं, जैसे कि जेट, पोर्ट, इंजन और रोबोट्स में। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक